दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। हम लोग क्रॉनिकल सीरीज चला रहे हैं। ये सितंबर माह की क्रॉनिकल पतली वाली है। वो इसका ये 5वां लेक्चर होने वाला है। पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक और रिपोर्ट और इंडेक्सेस कवर किए थे। 5वां लेक्चर जो ये होने वाला है, 5वां वीडियो होने वाला है, वो योजना और कार्यक्रम पर निर्धारित है। इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखा जाएगा। जो बहुत ज़रूरी सी चीज़ें हैं मैं उस पर ध्यान आपका लेकर आऊँगा। बाकी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं लेके आऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको छांटनी पड़ती हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें टॉपिक है एआई फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम। एआई फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम ये किसने किया है इसका उद्घाटन? ये इस कार्यक्रम का तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो राष्ट्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय कब बना? तो 1985 तक जो मंत्रालय था उसका नाम था शिक्षा मंत्रालय। 1985 में राजीव गांधी ने एक परिवर्तन किया तो इसको बनाया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको एमएचआरडी बोलते हैं। 2020 में पुनः बदलाव हुआ, एमएचआरडी का नाम बदल के पुनः से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इतनी चीज आप याद रखेंगे। पिछले 2 साल पहले एक मानव शायद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में प्रीलिम्स में पूछ दिया था कि कौन से टाइम पे ये मिनिस्ट्री बनी थी, इसलिए मैंने ये सब चीजें आपको बता दी। अब ये जो कार्यक्रम है इसका पहले बात तो उद्देश्य क्या है, यहाँ पे सीधे आ जाएं। स्थानीय भाषा में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रदान करना, रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेज में। और ये कार्यक्रम किस किस का है तो यहाँ पे ये देखेंगे, स्किल इंडिया और GUVI, इसकी एक संयुक्त पहल है। GUVI कार्यक्रम जो है वो IIT मद्रास द्वारा चलाया जा रहा है, ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट, और स्किल इंडिया, इन दोनों की ये पहल है जिसको बोला गया है एआई फॉर इंडिया अभियान। ठीक, अब इसको आप याद रखेंगे कि विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, इसको ऐसे लिख लें 15 जुलाई, इसको ये शुभारंभ किया गया। टोटल 9 स्थानीय भाषाएं ऐसी हैं जिनमें ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। ये सब चीजें हैं, इसको आप आराम से पढ़ लें। बाकी सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, सब मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, अगला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नितिन गडकरी हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। ठीक है, इन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, हम देखिए जब कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये कोशिश करेंगे कि वहां से जो स्टैटिक पोर्शन है जिसको मिसलेनियस में फेंक दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, वहां से हम उन सब सारी चीजों को उठा सकें, जिससे हम पेपर में 5-10 क्वेश्चन आगे रहते हैं। छोटी छोटी चीजों को उठा के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आगे रहते हैं। तो 3 परियोजनाएं हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। टोटल इनकी लंबाई 87 किलोमीटर है। बजट इनका ये है, ये कोई बहुत खास चीज नहीं है। लेकिन देखिएगा, परियोजनाओं का लक्ष्य कृष्णापट्टनम बंदरगाह को निर्बाध मतलब कोई बिना किसी दिक्कत के सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ये स्टैटिक पोर्शन हो गया आपका। यहाँ आप देखें कि कृष्णापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ओके, अब अगर कभी मैचिंग में आता है ये, या कभी फेंक दिया जाएगा, तो आप इसको तमिलनाडु नहीं लगाएंगे, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप तमिलनाडु ही लगा के आएंगे। ओके, तो ये चीजें हैं। NH-71 ये सब चीजें नहीं आपसे पूछेगा। ओके, बस इतनी चीज पूछ लेगा कि कौन कौन सी है, फिर भी आप एक बार देख लें। अगला हमारा जो टॉपिक है वो देखिए SECL की 600 मेगावाट क्षमता ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने की सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने की योजना है। छत्तीसगढ़ में ये स्थित खनन कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। कोलफील्ड से यहाँ लिखा है लिमिटेड और आगे होगा। 600 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं विकसित करने की योजना है। और बड़ी बात यह है कि ये सोलर पावर से बनाई जाएगी योजना। ओके, ठीक। अब देखिए, ये सब परियोजना का लक्ष्य ये देख लीजिए, 2025-26 तक 1218 करोड़ का निवेश, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। SECL किसके अंदर आता है, इसको आप याद रखेंगे। तो पहली बात तो कोयला मिनिस्ट्री है। ये कोयला मिनिस्ट्री है। कोयला मिनिस्ट्री के तहत जो CIL है, जो कोल इंडिया लिमिटेड है, उसके शीर्ष 3 कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों में से एक है SECL। ओके, ठीक। ये इसके कुछ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे इतने ये डेटा नहीं याद किए जाते हैं इतना ज्यादा। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करिए आप। ओके, ठीक। अब है राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की परियोजना।
तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओके, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए, राज्यों की अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़, ये फिगर भले ही याद कर लें आपकी, 5,000 करोड़ अग्निशमन के लिए होम मिनिस्ट्री ने दिए हैं। ओके, इसका उद्देश्य है एनडीआरएफ के अंदर अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण करना। ओके, ये सब चीजें आप पढ़ लें। मैं इसलिए इसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं सब बता दूंगा इसमें। ओके, बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, टेक्नोलॉजी इसकी बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस दिन 13 जून को नई दिल्ली में स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ इस योजना की घोषणा की। ओके, तो अब इस चीज को और याद रखेंगे कि एक चीज और इसमें देखिए आगे, सहकारिता मंत्री। तो सहकारिता मंत्री ये मंत्रालय नया बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो ये जुलाई 2021 में ये मंत्रालय बना। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए यूएनडीपी इंडिया ने टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए एब्सोल्यूट से समझौता किया। अब देखिए यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी बोलते हैं। एक बायोसाइंस कंपनी है एब्सोल्यूट, उसके साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको बोलते हैं PMFBY के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किए हैं। अब इसमें क्या चीजें हैं? कृषि में किसानों को जो संबंधित चुनौतियां आती हैं उनके लिए समाधान निकालना है। ओके, और यूएनडीपी इंडिया एब्सोल्यूट किसानों के समग्र रूप से कृषि क्षेत्र के लिए लचीलापन, ये सब इतनी चीजें नहीं है। समझौता किसका हुआ है? तो ये यूएनडीपी इंडिया और एब्सोल्यूट, ये एक बायोसाइंस कंपनी है। ओके, ठीक है, इतनी चीजें ये सब पढ़ लें आप, कोई बहुत इसमें खास चीज नहीं है। ठीक है, अगली लाइन पे हम चलते हैं। तो ये है डीजीएफटी ने अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू की। अब डीजीएफटी क्या है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, डीजीएफटी जिसको बोलते हैं हिंदी में विदेश व्यापार निदेशालय ने व्यापार नीति के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू की। हाल ही में क्या हुआ? ये जो डीजीएफटी है उसने क्या किया है? व्यापार नीति के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू कर दी है। अग्रिम प्राधिकरण योजना, ठीक, लागू कर दी। अब इस योजना में क्या क्या चीजें हैं? इनपुट के शुल्क माफ किए, मतलब जो शुल्क हैं वो निर्यात उद्देश्यों के लिए, मतलब योजना से निर्यात के लिए इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर दी है। जो शुल्क लगेगा इनपुट के लिए, उद्देश्यों के इनपुट के लिए शुल्क मुक्त आयात की अनुमति, मतलब जब कोई चीज आएगी उस पे जो टैरिफ लगते हैं उनको कुछ चीजों पे माफ किया है। इसके अलावा पैकेजिंग सामग्री, ये सब चीजें यार पढ़ते रहो, बहुत कुछ इतना खास है नहीं इसमें, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इन सब चीजों में मत फंसना, चक्रव्यूह है। आप बार बार जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप ये गेस कर पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक, ओके, इसको आप ध्यान से देख लें, थोड़ा बहुत देख लें, बहुत उतना कुछ खास है नहीं। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, मैं जहां इंपॉर्टेंट होता है मैं बता दूंगा। ये 21% औपचारिक श्रमिकों ने पीएम पेंशन योजना छोड़ी। ठीक है, अब देखिए असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं, एक संगठित एक असंगठित। तो असंगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पे टोटली नोटिफाई वो नहीं किए कर पाए हैं, जैसे कि किसान हो गए, जैसे कि कोई मोची है, कोई दर्जी है, वो प्रॉपर किसी स्ट्रक्चर में नहीं है, अभी तक स्ट्रक्चरल रिकॉग्निशन उसका नहीं हुआ है, वो होता है असंगठित क्षेत्र। ओके, के लिए एक पेंशन योजना जो थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री SYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें क्या हुआ? 6 महीने से भी कम समय में बड़ी संख्या में ग्राहकों ने कार्यक्रम छोड़ दिया है। अब उसमें क्या है? इसमें जो है 11 जुलाई तक इस योजना में ग्राहकों की संख्या 4.43 मिलियन हो गई है, जो पहले 31 जनवरी को इतनी थी। ये डेटा नहीं याद रखना, ये कम हुआ है इसमें, केवल मैं इतनी बात बता रहा हूं। इससे स्टैटिक पोर्शन क्या निकालेंगे आप ढूंढें। प्रधानमंत्री जो ये योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये कब लागू हुई थी? कब?
चालू की गई थी? तो 15 फरवरी 2019, ठीक है। इस तारीख को ये चालू की गई थी। इस योजना में होता क्या है, इस योजना में यहाँ पे आ जाओ आप। मतलब इस योजना में 18 से 40 साल के जो लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र के हैं, जिनकी आय प्रति माह 15,000 रुपए से कम है, उनको प्रति माह जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे, तो उनको 3,000 रुपए पर मंथ उनकी पेंशन मिलेगी। ओके, इतना ध्यान आ गया। चलिए, यही सब चीजें लिखी हैं सरकार द्वारा शुरू की स्वैच्छिक अंशदायी योजना है। ये चीजें इसमें नहीं लिखी थी, लेकिन थोड़ी सी मैंने बता दी है, इसको ध्यान में रखना। ये डेट भी ध्यान में रखना। ऑर्डर में लगाने को योजना आ जाती है ऐसी योजनाएं, ओके, कि पहले कौन सी आई, या मैचिंग करने को दे देगा कि कौन से ईयर में ये आई। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, अब ये है क्या, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अब देखिए 2018 की बात है, ये पायलट तौर पे ये योजना चलाई गई थी। पायलट तौर पर मतलब उड़ने के लिए नहीं, पायलट तौर पे मतलब प्रॉपर एक योजना बहुत टाइम तक नहीं चलेगी, किसी जरूरत अवधि के लिए जो एक टाइम पीरियड है उसके लिए केवल ये योजना चलाई गई। तो सरकार ने क्या किया है, कर्मचारी राज्य बीमित निगम के तहत, किसके तहत है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जो बेरोजगारी की योजना है, ठीक है, इस योजना की अवधि में 2 साल बढ़ाकर अब कहां तक कर दी गई, इसको याद रखना बहुत ध्यान से, ऐसे कर लेना इसको, 30 जून 2024 तक किया गया है। ये इसका तीसरा विस्तार है, मतलब 2 विस्तार पहले हो चुके हैं 2020 और 2021 में। ये योजना कोरोना महामारी के दौरान जो नौकरी खोई थी लोगों ने, उसमें उनको ESIC लाभार्थियों की आर्थिक सहायता जारी रखने के उद्देश्य से ये योजना चालू की गई थी। पायलट आधार पर, देखिए यहाँ पे लिखा 2018 में पायलट आधार पर पेश की गई थी। ठीक है, अवधि के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये योजना है, ये आप आराम से देख लें, 1948 का जो एक्ट है, 19 ESI एक्ट की धारा 12 मत याद रखना। ठीक है, बेरोजगारी के मामले में 90 दिन तक राहत भुगतान किया जाता है। ओके, अब देखिए आगे का जो है 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ भूजल कानून। भूजल कानून क्या है, इसको हम आगे देख रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है। इसने क्या किया, संसद में जानकारी एक दी है, 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू हो गया। ठीक, इसमें होता क्या है, वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया गया है। वर्षा का जल होता है, उसका संचयन किया जाएगा। ठीक है, और इन कानून को लागू किया गया। इसमें देख लीजिए उत्तर प्रदेश है कि नहीं है, तो उत्तर प्रदेश यहां रहा। ठीक, ये 21 के 21 मटर रटने लग जाना, पागल हो जाओगे। अब ये ऐसे क्वेश्चन से अत्यधिक प्रेम होता है आयोग को। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। ठीक, अब देखिए फिर से, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी ने जुलाई को भारत के मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD, यहाँ तक लिखा है, मेरा गांव मेरी धरोहर नामक महत्वपूर्ण योजना का उद्घाटन किया। इसमें इंपॉर्टेंट लगा देना, ये किस मिनिस्ट्री से संबंधित है, क्यों की गई, इसके लक्ष्य क्या हैं, ये सब चीजें, ऐसी चीजें हमेशा अजीब अतरंगी चीजें पूछता है। ठीक, यह परियोजना किसकी है, तो मिनिस्ट्री जो है संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री। ठीक, इसने योजना शुरू की है। इसमें है क्या, देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन जो है, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक अखिल भारतीय योजना है। ठीक, इसका लक्ष्य है कि जो स्टेट हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उसमें जो 6.5 लाख गांव हैं, उनका सांस्कृतिक मानचित्रण करना है, सांस्कृतिक कल्चरल मैपिंग करनी है इसकी। ओके, ये योजना में क्या होगा, एक वर्चुअल मंच तैयार किया जाएगा जो भारत के गांवों के विविध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ेगी। ठीक, इतनी चीजें आप याद रखना। मंत्रालय याद रखना, मंत्रालय मत भूलना बिल्कुल भी। ठीक, ये चीजें देखिए यहीं पे खत्म हो गई। अब मुझे ये आगे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? इसमें देखिए, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि चलो इसको भी मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस है, इसमें बहुत जरूरी चीज नहीं है कोई। देखिए फिर से अमित शाह जी आ गए, केंद्रीय सहकारिता मंत्री। इन्होंने क्या किया है, 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय पंजीयन यानी CRCS, सहारा रिफंड पोर्टल, जो सहारा का
जो मामला था वो सब आपको पता है। इसमें क्या हुआ कि 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस कराने के लिए ये पोर्टल बनाया गया और इसमें कुछ भी खास नहीं है। आगे बढ़ो। रिजर्व बैंक ने मलेशिया में पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया। अब देखिए रिजर्व पे क्या है, जैसे कि हम लोग कोई भुगतान, जैसे कि पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करना है, उससे संबंधित ये सब चीजें। घरेलू फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है ये घरेलू, और भुगतान समाधान प्रदाता है रिजर्व पे। ओके, इसने क्या किया, मलेशिया में पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया। इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा अन्य चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसका लक्ष्य है 2025 तक 10 बिलियन वार्षिक सकल लेन देन मूल्य के साथ 5000 से अधिक व्यवसायों को सेवा प्रदान करना। इन सब चीजों को चाहो तो पढ़ लो, स्किप कर दो। क्वेश्चन आएगा तो केवल ऐसे इतना आएगा। इन सब चीजों से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि किसने, मलेशिया ने अपना भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। 4 दे देगा, उसमें रिजर्व पे एक रहेगा, उसमें यूपीआई रहेगा, उसमें वीजा मास्टर रास्टर घुसेड़ देगा या कोई बैंक घुसेड़ देगा। ओके, तो गूगल पे ने, अगला है, गूगल पे ने छोटे मूल्य के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट शुरू किया। अब देखिए सवाल ये नहीं है कि गूगल पे ने शुरू किया, गूगल पे तो थर्ड है या हो सकता और भी बात का हो। यूपीआई लाइट क्या है, यूपीआई लाइट क्या है, सबसे जरूरी यूपीआई तो हम सब समझते हैं ना। ओके, लेकिन यूपीआई लाइट क्या है, तो ये एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है। इसने क्या किया, नेशनल पेमेंट जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको इसने डिजाइन किया है। इसमें यूपीआई लाइट में देखिए होगा क्या, एक बार में 200 रुपए तक की जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें यूपीआई का पिन नहीं डालना होगा। आप सब जब फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से जब यूपीआई करते हैं तो वहां पे आपको पिन डालना पड़ेगा। जब यूपीआई लाइट आप यूज करेंगे तो वहां पे आपको 200 रुपए से, अगर 200 रुपए तक अगर करते हैं तो यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ेगा, वो लाइट की सेवा है। ओके, अब इस यूपीआई लाइट में दिन में 2000 रुपए तक लोड किए जा सकते हैं, केवल 2000 रुपए तक, क्योंकि इसलिए इसमें पिन डालने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, आप अपना यूपीआई लाइट खोलें, अब इसके बाद में पेमेंट अपनी कर दें। सितंबर 2022 आरबीआई द्वारा सितंबर 2000, ये देखिए इस योजना की घोषणा किसने की थी, तो आरबीआई ने की थी, समझे, सितंबर 2022 में की थी। इतनी चीज आप याद रखेंगे। 15 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंक इसको सपोर्ट करते हैं। इससे पहले देखिए कौन कर चुका है, तो गूगल पे कर चुका है, ये पेटीएम भी कर चुका है, ठीक है, और फोन पे भी कर चुका है। तो तीसरा नहीं, आई थिंक चौथा है ये, यहाँ पे जो मैंने थर्ड यहाँ पे लिखा है इसको आप फोर्थ कर लेना। ओके, आरबीआई ने 4 एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का पंजीकरण रद्द किया। कौन कौन से हैं ये 4, इनका नाम आप पढ़ लें। तेलंगाना के इसमें 2 हैं, केरल का 1 है, उत्तर प्रदेश का 1 है। तेलंगाना के 2, केरल का 1, उत्तर प्रदेश का 1। ठीक, ये जो एनबीएफसी हैं, गैर बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, ठीक, इसमें कौन कौन सी है, तो नामचा बिट्स है, समझे, ये बहुत, कैलाश ऑटो फाइनेंस लिमिटेड है, त्रिचिद्रूपी, अरे बाप रे क्या क्या नाम है इसका, गोल्ड लाइन फाइनेंशियल लिमिटेड है। इसमें आप ये जरूर गूगल करके इसमें सर्च कर लें जाके, मैं ये नहीं करने वाला हूँ, आप इसमें ये सर्च करेंगे। इसमें यूपी की एनबीएफसी कौन सी है, यूपी की एनबीएफसी याद रखना, समझे, बाकी तो सब ठीक है, बाकी नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात। ओला इंडिया के ऑटो व्यापार, ओला इंडिया जो है उसके ऑटो व्यापार का कार ट्रेड टेक है, उसने अधिग्रहण कर लिया। मतलब ओला इंडिया जो पुरानी गाड़ियां खरीदती और बेचती है, इसमें सब में केवल इतना लिखा हुआ है, पुरानी गाड़ियां खरीदती और बेचती, उसको, उसका अधिग्रहण कर लिया है। किसने किया है, कार ट्रेड ने कर लिया है। ओके, और इसमें क्या है, कितने रुपए में किया है, 537 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। ठीक, अब ये क्या है, ये सब आप चीजें पढ़ लें। 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी, पूरी हिस्सेदारी इसकी खत्म हो जाएगी, ओला इंडिया की। ठीक, इसमें और कुछ भी नहीं है, और ज्यादा नहीं पढ़ना है। केंद्र सरकार ने सद्भावना ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द किया। अब देखिए सद्भावना ट्रस्ट है, दिल्ली में काम करती है। दिल्ली में एक इलाका है जिसको, जो साउथ दिल्ली है, जैसे दिल्ली नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ऐसे साउथ दिल्ली है, वो वहां पे एक इलाका है, वहां पे ये काम करती है। इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है FCRA। अब देखिए FCRA लाइसेंस क्या होता है, जो भी एनजीओज होते हैं उनको फंडिंग मिलती है, या फिर इंडिया में
या फिर फॉरेन से। जब फॉरेन से फंडिंग मिलती है उस फंडिंग को वो लोग यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, इसमें अनियमितताएं पाई जाती हैं और इसके लिए फिर इन एनजीओ पे रोक लगाई जाती है। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनजीओ बंद करा दिए। होता ये है कि एनजीओ में जो पैसा आया फॉरेन से उसका मिसयूज होने लगता है। मतलब पैसा आया किसी और उद्देश्य से, होने उसको खर्च लगा किसी और उद्देश्य से, या उसका प्रॉपर कोई मतलब उसकी प्रॉपर बैलेंस शीट बना के जमा नहीं की गई। इस तरीके की बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं, सद्भावना ट्रस्ट है, ये जो दलित और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करता है। ठीक, अब ये सब चीजें सब वही लिखी हैं। इसमें हुआ ये है कि नई दिल्ली में नामित स्टेट बैंक में FCRA बैंक खाता खोलने में ट्रस्ट की विफलता है। इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है। अब FCRA केवल आप नीचे और देख लें, यहाँ पे FCRA लिखा है। FCRA 1976 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसके प्रावधानों को मजबूत करने और विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई संशोधन हो गए हैं। ठीक, बस ओके, चलिए ठीक है। वीजा द्वारा क्या हुआ, ब्राजील के पिस्मो का अधिग्रहण। अब जैसे आप ATM कार्ड यूज करते हैं या डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो वहां पे आप लिखते हैं वीजा और मास्टर कार्ड। ठीक है, फिर इंडिया ने जो लॉन्च किया उसको रुपए बोलते हैं, रुपए कार्ड। तो ये जो वीजा कार्ड है उसने क्या किया, पिस्मो, ब्राजील का है पिस्मो, इसका अधिग्रहण कर लिया है और कुछ नहीं है। बस इसमें केवल इतना ही लिखा है, $1 अरब खरीदने की घोषणा की है। पिस्मो को $1 अरब में खरीद लेगी। पिस्मो है ब्राजील का। ओके, लैटिन अमेरिका में वीजा के पद चिन्ह को बढ़ाना है, यानी पिस्मो जो है वो लैटिन अमेरिका में ज्यादा फेमस होगा। तो बड़ा जाइंट है, छोटे जाइंट को खा लिया। बस इसमें ये हेडलाइन है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का विलय, ये सब देख लें। अब इस विलय के बाद में हुआ ये है 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया HDFC बैंक और HDFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, अब इसमें आप यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका जब विलय हुआ HDFC बैंक के विलय के बाद HDFC बैंक, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक में सबसे बड़ा बैंक बन गया। 14.12 यानी 14.12 लाख करोड़ के बाजारीकृत पूंजी के साथ विश्व की चौथी, भारत की सबसे बड़ी बैंक बन गई है। अब नंबर 2 नंबर 3 पे कौन कौन है, तो नंबर 2 पे देखिए ICICI बैंक है, इतने लाख करोड़ है, ये सब मत याद रखना। फिर SBI करोड़ है, एक अंदाज लगा लीजिए, यहाँ ये 5 लाख करोड़ के आसपास, ये 6.5 लाख करोड़, ये 14.5, बहुत बड़ा गैप है। ठीक, अब वर्ल्ड की क्या है, मतलब सॉरी, भारत की सबसे 10 जो सबसे बड़ी हैं बैंकों, उसमें HDFC पहले नंबर पे पहुंच गई है। ठीक है, अब ये क्या कर सकेगी, होम लोन से लेके बैंकिंग फाइनेंस तक सब प्रदान कर सकेगी एक ही सिस्टम के तहत। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जो बैंक है उसको JP मॉर्गन चेंज है, सबको पता है, बहुत बड़ी बैंक है। बैंक क्या है, ये सरकारें चलाती है। ओके, ठीक, दूसरा नंबर पर चाइना की है इंडस्ट्रियल, ये सब याद नहीं रखना होता है, बेकार की चीज। GST काउंसिल आ गया, GST काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इस GST काउंसिल से पहले GST चलो पढ़ लो यार। अब GST में है क्या, देखिए GST काउंसिल की 50वीं बैठक थी। इस बैठक में क्या हुआ, उन चीजों पे बाद में आओ, पहले स्टैटिक पोर्शन ही चलो मैं बता देता हूँ। तो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अब ये हुआ क्या, ये 101वां संविधान संशोधन एक्ट था, याद रखना, एक्ट मैं बोल रहा हूं, संविधान संशोधन एक्ट। जबकि 122वां अमेंडमेंट बिल था। बिल वो होता है जो बिल आया, अगर एक्ट नहीं बन पाया तो वो बिल ही रह जाता है, जबकि अगर पारित होकर वो प्रॉपर एक्ट का उसने रूप ले लिया है तो फिर वो एक्ट बनेगा। 101वां था। ओके, इस चीज को याद रखेंगे। ये कब आया था पता है, 2016 में, समझे। और GST को इंडिया ने अपना लिया। इसका मतलब एक देश एक टैक्स, ऐसा शायद इसका जो टैगलाइन है शायद ऐसी है। अब ये क्या होता है ना, ये 279A1 में इसको डाला गया, 279 आप याद रखें। ठीक है, इसमें इसको डाला गया। अब इसकी GST काउंसिल में होते क्या क्या है, तो GST जो काउंसिल होती है उसमें देखिए एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और जितने भी स्टेट हैं
सबका फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे होगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंस मिनिस्टर के स्थान पे यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। ये दरअसल एक ऐसा सिस्टम है जो केवल जो काउंसिल है, क्योंकि तो ये अभी केवल केंद्र सरकार का सिस्टम नहीं है, मतलब इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही आपस में मिलजुल के काम करेंगे। ये इस तरीके से बनाया गया। ओके, अभी देखिए मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा साफ किया था कि इसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो बाध्यकारी नहीं होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। जीएसटी काउंसिल को ध्यान से पढ़ लें। जीएसटी वेस्टी बहुत पूछता रहता है यार, बहुत पेट क्वेश्चन है ये। इसमें अच्छा हुआ क्या क्या था, तो इसमें पता है एक्साइज हो गया, वैट हो गया, ठीक, सर्विस टैक्स हो गया, ये सारे बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जो खत्म कर दिए गए थे। ऐसे छोटी छोटी जगह में ये सब चीजें आप लिख लें। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत से 50वीं बैठक में कैंसर की दवा है, अजीब गरीब ये नाम है, इसका नाम रट लेना। ठीक है, टैक्स में छूट दे दी गई, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे जो जैसे सिनेमा घर में बिकने वाले खाद्य पदार्थ और पेय पर जीएसटी 18% हटा के 5% कर दिया। एक यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़, 3 चीजें हैं। घुड़दौड़, इस पे फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी। अब देखिए जीएसटी में आप इसकी स्लैब याद करें, 28% है, बाकी क्या क्या है देखो जाके। ओके, तो अरे वाह, ये भी खत्म हो गया, सार संक्षेप आ गया। चलिए आज मैं इसका वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगला वीडियो आपको कल फिर मिल जाएगा या आज शाम तक हो सकता है मिल जाए, तो उसमें प्रोबेबली उसके बाद मैं एक और लेके आऊंगा। बस इसके बाद में सितंबर की क्रॉनिकल खत्म हो जाएगी और इसके बाद में मैं 300 से प्लस क्वेश्चन लेके आऊंगा इसके, जो कि इसकी लास्ट में, जैसे आप जब क्रॉनिकल पढ़ते हैं तो इसके लास्ट में लिखे होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, उन सबको छोड़ के, वो तो आप देख ही लेंगे बुक में, मैं इधर उधर से लेके आऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो इन्होंने छोड़ दिए धोखे से नहीं छोड़े, मतलब ये कितने ही बना सकते थे, 50, 60 या 40 ऐसे कुछ तो दिए ही होते हैं, कितने हैं पता नहीं। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में और फॉलो कर लें, लाइक सब्सक्राइब कर लें। देखिए इससे फ़ायदा आपको अल्टीमेटली होगा ही, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। और क्रॉनिकल सीरीज तो हम लोगों की चली रही है, साथ में इंडियन पॉलिटी चल रही है। पॉलिटी अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी, कहाँ तक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पीछे के जितने भी एक्ट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे आएंगे, जहाँ पे समितियाँ होंगी और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो काम हो रहा है उन सब की चर्चा होगी। तब तक ठीक है, तब तक आपका धन्यवाद। चलिए जुड़े रहिए सेवा सिविल सर्विसेज से, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए या इलाहाबाद रहिए। बाय बाय।